हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संजय एजुकेशन चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी के अध्याय 8 यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के सारे टॉपिक्स आज हम क्लियर करने वाले, यानी इसको वन शॉट में निपटा देंगे। यानी बिना देरी के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव क्या क्या है देख लिए। पहला है दही। इसमें लिखेंगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB का प्रयोग करके दूध से दही बनाने के लिए हल्के गर्म दूध में डाला जाता है, जो दूध को 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे दही में बदल देता है। क्योंकि निवेश द्रव्य में लाखों LAB होते हैं, यानी लाखों बैक्टीरिया होते हैं। दही में विटामिन B12 पाया जाता है। LAB शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाते हैं। डोसा व इडली का निर्माण। इसमें देखिए, इसमें दाल व चावल के आटे को बैक्टीरिया द्वारा किण्वित किया जाता है, जिससे आटे में CO2 गैस निकलने लगती है। इससे आटा ढीला व मुलायम हो जाता है। क्योंकि किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, जिसमें शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और CO2 उप उत्पाद के रूप में निकलती है। इसके लिए स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में बैक्टीरिया के स्थान पर ENO उपयोग भी किया जाता है। यह भी आटे में मिलाने पर CO2 उत्पन्न करता है। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं, यानी ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीव। देखिए, ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथा जाता है। इसमें किण्वन करने के लिए यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को मिलाकर कुछ घंटों के लिए रखा जाता है। इससे आटे में CO2 गैस उत्पादन होता है और आटा फूलकर उभर जाता है। इसमें जाइमेज एंजाइम भी पाया जाता है। इस आटे को ब्रेड बेक करके कोमल ब्रेड तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, पनीर। सूक्ष्म जीवों की मदद से दूध को फाड़कर पनीर का निर्माण किया जाता है। पनीर की सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के पनीर बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार के पनीर का स्वाद अलग अलग होता है। नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं, तोड़ी। यह एक दक्षिण भारतीय प्राचीन व पारंपरिक पेय पदार्थ है। इसके लिए ताड़ के तने में चीरा लगाकर उससे एक तरल पदार्थ प्राप्त किया जाता है। इस तरल पदार्थ में सूक्ष्म जीवों की सहायता से किण्वित किया जाता है, जिससे ताड़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। ये हेडिंग है। आज मानव के प्रयोग में आने वाले विभिन्न उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है, जिसे किण्विक कहते हैं। इससे आज किण्वित पेय और प्रतिजैविक पदार्थ बनाए जाते हैं। नंबर 1, किण्वित पेय। किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थों को किण्वित पेय कहते हैं। इसके लिए ईस्ट या खमीर का उपयोग किया जाता है। इसलिए ईस्ट को वीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। जैसे C6H12O6 यानी ग्लूकोज, इसमें ईस्ट मिला तो क्या बना, C2C2H5OH प्लस 2CO2 यानी एथेनॉल बना। नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं, प्रतिजैविक पदार्थ यानी एंटीबायोटिक। इसका देख लीजिए। प्रतिजैविक में प्रति का अर्थ विरोध तथा जैविक का अर्थ जीवन होता है, अर्थात ये रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने वाला रसायन है। प्रतिजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉक्समैन ने सन 1942 ईस्वी में किया था। प्रथम प्रतिजैविक औषध की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में की थी। तो नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ जाते हैं, रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। इसका देखिए, कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल तथा एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जैसे रसायन में अम्लीय उत्पादों के उदाहरण सिट्रिक अम्ल प्राप्त करना होता है एस्परजिलस नाइगर कवक द्वारा। जैसे ठीक है, ब्यूटरिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी किससे होता है,
एसिबैक्टर एसिटाइज जीवाणु द्वारा। लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति लैक्टोबैसिलस से होती है। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी का प्रयोग किया जाता है। एंजाइम देख लीजिए। लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक, संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे साफ करने के लिए किया जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि आप बाजार से खरीदकर फल रस की जो बोतल लाते हैं उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई पड़ता है। पैक्टिनेजिज तथा प्रोटीएजिज के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वच्छ तथा साफ दिखाई देता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं, यानी जैव सक्रिय अणु। साइक्लोस्पोरिन ए जैव सक्रिय अणु है जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पालोस्पोरम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। मोनास्कम परप्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न रस स्टैटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ जाते हैं। अब आया है बहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। बड़े बड़े शहरों व कस्बों में घरों से निकला मनुष्यों का मल व नालियों में बहता गंदा पानी बहित मल कहलाता है। इस बहित मल को सीधे किसी नदी या झरनों में डालना बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है जो जल को दूषित करती है। इसमें बहुत से रोगजनक होते हैं। इसमें हानिकारक भारी धातु तथा कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। बहित मल उपचार के लिए 2 चरण होते हैं। इसके उपचार के लिए 2 चरण होते हैं। पहला है प्राथमिक उपचार। इसमें बहित मल को भौतिक रूप से उपचारित किया जाता है। इसमें निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन व अवसादन विधि का उपयोग कर बड़े व छोटे ठोस कणों को अलग किया जाता है। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में पृथक किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमित निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद छोटे पत्थर व मिट्टी को अवसादन द्वारा पृथक कर दिया जाता है। सभी ठोस पदार्थ जो नीचे बैठ जाते हैं वो प्राथमिक आपंग यानी स्लज बनाते हैं। प्राथमिक बहिस्राव कहलाता है। बहिस्राव को प्राथमिक सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। यानी हम द्वितीयक उपचार अब देखेंगे। अब देखिए द्वितीयक उपचार। इसमें बहिस्राव को वायवीय टैंकों से ले जाया जाता है और इसे किसी यंत्र द्वारा हिलाया जाता है। इससे बहिस्राव में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को वायवीय जीवाणु अपघटित कर देते हैं, जिससे जीवाणुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो जाती है और ये एक झुंड बना लेते हैं जिसे ऊर्णक यानी फ्लोक्स कहते हैं। कवक के तंतु जीवाणु के साथ मिलकर ऊर्जा निर्मित करते हैं। इस प्रकार कार्बनिक को ये जीवाणु तेजी से कम करते हैं। इसके कारण बहिस्राव आगे देख लेते हैं कि बीओडी भी घटने लगती है। यानी बीओडी क्या है? ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो 1 लीटर पानी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए जीवाणुओं द्वारा उपयोग में लिया जाता है। हम कह सकते हैं कि बीओडी जितना पानी में ज़्यादा होगा उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी पानी प्रदूषित होगा और वह पानी भी ज़्यादा गंदा होगा जब बहिस्राव का बीओडी कम हो जाता है। तो बहिस्राव निषादन टैंक में भेज दिया जाता है। इस अवसाद को आपंग कहते हैं। वायवीय टैंक में वापस थोड़े से सक्रिय आपंग को भेजा जाता है। यह निवेश द्रव्य की भांति कार्य करता है। बचे हुए सक्रिय आपंग को अवायवीय टैंकों में प्रवेश कराया जाता है। अवायवीय टैंक को अवायवीय आपंग संपाचित्र कहा जाता है। अवायवीय जीवाणु आपंग को विघटित करने का कार्य करते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड व CO2 गैस अपघटन से प्राप्त होती है। इसे
बायोगैस इससे बायोगैस बनती है। इस गैस का उपयोग ऊर्जा स्रोत के लिए किया जाता है। इस प्रकार उपचारित पानी में प्रदूषित की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। अब इसे किसी भी नदियों या झरनों में डाला जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में उत्पन्न होता है। इन गैसों में मुख्यतः मीथेन शामिल है। इनमें सामान्य जीवाणु यानी मीथेनोबैक्टीरियम है। यह पशुओं के रूमेन यानी गोबर में पाए जाते हैं। आमाशय में सेल्यूलोज पदार्थों की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है। रूमेन में यह जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में सहायक तथा पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुओं के गोबर में यह जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं, अतः इनका प्रयोग बायोगैस या गोबर गैस को पैदा करने में किया जाता है। बायोगैस संयंत्र एक टैंक 10 से 15 फीट गहरा होता है। इसमें गोबर भरा जाता है जिसके ऊपर ढक्कन रखा होता है। सूक्ष्म जीवों के कारण टैंक में गैस बनती है जो पाइप से जुड़ा रहता है। पाइप की सहायता से हम खाना बनाने तथा रोशनी में प्रयोग करते हैं। उपयोग की गई कर्दम दूसरे निकास द्वारा से बाहर निकाल दी जाती है जो उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती है। गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलता है जहां पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस प्लांटों को अधिक बनाया जाता है। तो आगे देख लेते हैं। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव। मनुष्यों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और फसलों को रोगों से बचाने के लिए विभिन्न रासायनिक पीड़कनाशक का प्रयोग करते हैं, परंतु इसके अधिक उपयोग से पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है जो निम्न बिंदुओं में बताया जा सकता है। देखिए, रासायनिक पीड़कनाशी प्रयोग से हानियाँ। गैर पीड़कनाशियों का विनाश पहली हेडिंग है। ये रासायनिक उत्पाद हैं, इसलिए ये लाभकारी व हानिकारक पीड़क में अंतर नहीं कर पाते हैं, जिससे लाभदायक कीटों और हानिकारक पीड़क दोनों को ही नष्ट कर देते हैं। दूसरा, प्राकृतिक असंतुलन तथा परितंत्र का विनाश। कभी कभी खाद्य श्रृंखलाएं असंतुलित हो जाती हैं क्योंकि रासायनिक पीड़कनाशी लाभकारी जीवों को भी नष्ट कर देते हैं, जिसका प्रभाव परितंत्र में विघटन के रूप में दिखाई देता है। अगला है पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। कृषि रासायनिक पीड़कनाशकों, उर्वरकों, दवाइयों की जगह पर गोबर की खाद व जैव पीड़कनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे रसायनों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इसके लिए हमें पीड़कों के जीवन चक्र, उनके आवास व भोजन आदि के बारे में पता होना चाहिए। इनके लिए अनेक तरीके खोजे गए हैं। नंबर 1, ये पॉइंट करके लिखे। मच्छरों को नष्ट करने में काली व लाल धारियों वाला भृंग यानी लेडी बर्ड मदद करता है। बैसिलस थूरिजिएसिस यानी बीटी कॉटन जीवाणु से प्राप्त कराई गई प्रोटीन कैटरपिलर लार्वा नियंत्रित करने में मदद करता है। आगे बढ़ जाते हैं। पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला ट्राइकोडर्मा मुक्त जीवी कवक है जो पादप के रोगों के इलाज में प्रयोग होता है। अब जैव उर्वरक क्या है देख लीजिए। जैव उर्वरक एक प्रकार का जीव है जो मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए इन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे राइजोबियम जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया या कुछ और कवक भी हो सकते हैं। नंबर 1, राइजोबियम जीवाणु। यह जीवाणु एक सहजीवी है जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों के जड़ों में उपस्थित होता है। ये वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर कार्बनिक अणु में बदल देता है, जिसे पोषक के रूप में पादप उपयोग में लेते हैं। दूसरा है माइकोराइजा। यह सहजीवी कवक है जो ढलान वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जिम्नोस्पर्म पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में उपस्थित होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ब्राह्म माइकोराइजा। यह अधिचर्म के बाहर मूल के चारों ओर उपस्थित होता है, परंतु अधिचर्म के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। फिर है अंतः माइकोराइजा। यह अधिचर्म के अंदर वलकुट तक चला जाता है, परंतु अंत इस चर्म के बाहर तक उपस्थित रहता है।
यह पादप के अंदर तक चला जाता है। तीसरा है साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल। एनाबिना नास्टोक आदि साइनोबैक्टीरिया मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।